Hello everyone. Our today's topic is laws of definite proportion. Laws of definite proportion को हम laws of constant proportion भी कहते हैं और इस law को दिया है प्राउस्ट ने in the year 1797. तो ये laws of definite proportion क्या कहलाता है? ये क्या कहता है? क्या law था ये law कहता है a given compound always contains exactly the same proportion of elements by mass and it does not depend on the source from which it has been obtained. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट के मासेस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता है आपने उस कंपाउंड को कहाँ से ऑब्टेन किया गया है। तो सोर्स मायने नहीं रखता है कभी भी। अगर वो कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर के जो एलिमेंट हैं उसके मासेस हमेशा सेम रहेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने जब मैटर की स्टार्टिंग की थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होता है जिसके रेशियो फिक्स्ड रहते हैं, याद होगा आपको। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी यही है कि व्हाटएवर बी द सोर्स, लेकिन जो कंपाउंड के अंदर के जो एलिमेंट रहेंगे उनके मासेस कभी भी नहीं बदलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल हमने लिए थे। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। It can be obtained from different source, but the ratio of carbon and oxygen remains same. बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, जो मास होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। हमको पता है कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, O2 है तो मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसका सिंपल अगर रेशियो देखेंगे हम CO2 का तो कितना हो जाएगा? 3:8 हो जाएगा। ये हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल। अगर मैं और दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करें, वाटर की ही ले लीजिए। वाटर का भी हमने पढ़े थे कंपाउंड के अंडर में। तो वाटर का क्या है रेशियो? 1:8 है। चाहे वो वाटर आपका इंडिया से आया हो या चाहे वो वाटर यूएस का हो। तो अगर वो इंडिया का वाटर है तब भी H2O ही रहेगा रेशियो में, और अगर वो यूएस का पानी है तब भी आपका रेशियो H2O ही रहेगा। मतलब कि दो रहेंगे क्या हाइड्रोजन के एटम, एक रहेगा ऑक्सीजन का, और यूएस वाले वाटर में भी वही कंडीशन है। और दोनों ही कंडीशन में H2 जो है उसका रेशियो रहेगा 1 और ऑक्सीजन का रहेगा 8। तो ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इनका रेशियो क्या है? फिक्स्ड है, तभी तो ये क्या है? कंपाउंड है। ऐसे करके आप याद कर लो। चलिए आप एक और एग्जाम्पल आप देख लो, और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये तो वही सेम कॉमन रिएक्शंस हो गए, कॉमन एग्जाम्पल हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा कंपाउंड एग्जाम्पल देखो। द कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वेज बट द रेशियो ऑफ मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, एक और कंपाउंड है अपने पास, मान लीजिए कौन सा कंपाउंड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम रेशियो देखें तो वो 3:2 होता ही होता है। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप किसी भी तरीके से बनाएं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 को हीट करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? MgO प्लस CO2। हीट करने पे कोई भी चीजें याद रखिएगा ब्रेक हो जाती है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। दूसरा मैं ले लूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। इसका भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? MgO बन रहा है और वाटर निकल जा रहा है। तीसरा अगर हम ले रहे हैं MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? MgO का फॉर्मेशन हो ही रहा है, प्लस क्या निकल जा रहा है? NO2 निकल जा रहा है। तो आप तीनों कंडीशन में देखो, तीनों रिएक्शंस में, कि MgO जो है वो तीनों कंडीशन में बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो MgO का रेशियो है तीनों ही कंडीशन में वो 3:2 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जो उसका मास है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू अपन ऑब्टेन करें। तो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि मास विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन फिक्स्ड वॉट एवर बी द सोर्स। तो चलिए आइए अब न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इस पे बेस तो हमको सब क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है आपका 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन यील्ड 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। ध्यान से सुनिए,
In another experiment, 2.9 gram of iron oxide give 2.03 gram of iron on reduction with hydrogen. Show the above data, illustrate the लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपके पास दो कंडीशन दी गई है, या आप ये कह लो दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं आपको। पहले एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड का अगर रिडक्शन करवाया जाए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कितना आयरन मिलेगा, 1.68 ग्राम आयरन मिलेगा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में बोल रहे हैं कि 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड कितना देगा रिडक्शन के बाद, 2.03 ग्राम आयरन देगा। तो बताइए ये जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं। तो क्वेश्चन तो ये हमारा क्लियर है। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं फॉलो करके कि वाकई में ये फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हमको कैसे करना है। आपको मैंने एक चीज बताई हूँ कि सबसे पहले आप गिवन कंडीशन अगर लिख लो तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और अगर आप बिना गिवन कंडीशन के करते हैं तो इट्स ओके, बट स्टिल यू शुड राइट गिवन कंडीशन ऑलवेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 करके समझ लो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट 1 में हम ये देख रहे हैं कि मास जो है किसका, आयरन ऑक्साइड का, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeO का कितना मास दिया है, 2.4 ग्राम दिया है। हम पहले एक्सपेरिमेंट बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें मास जो है आयरन का, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.68 ग्राम दिया है। आयरन ऑक्साइड का मास दे दिया 2.4। अब आयरन ऑक्साइड में सिर्फ आयरन का मास कितना है, 1.68 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा ये नहीं दिया है, ये आपको निकाल। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जो आपका आयरन ऑक्साइड 8.4, इससे किसके मास को माइनस कर दो आप, आयरन के मास को माइनस कर दो, मतलब 1.68। ये दोनों गिवन कंडीशन है। जब 2.4 में से 1.68 को अपन ने माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 0.72 ग्राम हो गया। अब अपन को लिखना है किसका रेशियो, Fe रेशियो O, मतलब कि आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखना है बाय मास। अब हम देखते हैं कैसे लिखे हम, कैसे आएगा ये। हमको पता है कि जो आयरन है उसका मास ऑलरेडी गिवन है 1.68। अब देखिए ऑक्सीजन का मास आपने निकाल लिए हैं तो वो 0.72 ग्राम्स। तो ये हमारा किसका मास निकल गया, Fe/O का मास निकल गया 1.68 अपॉन 0.72। देखिए अब इसको हमको क्या करना है, वैसे में भी हमको एक बात पता है कि अपना किसी भी आंसर को हमको सिंप्लीफाइड मैनर में देना है, सिंपल टर्म में देना है, सिंपल रेशियो में देना है। तो 1.68 अपॉन 0.72 इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, आप इसको सिंपल डिवाइड कर दो, जो डिविजन आप करते हो। तो जब आप इसका डिवीजन करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा 2.3333, ऐसे करके आंसर आएगा। अब ये जो 2.333 आया है ये भी अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं और सिंपल, हमको आंसर अपना किस में चाहिए, रेशियो में, सिंपल रेशियो में। तो जब आप 2.33 लिखे हैं तो आप इसको इस 2.33 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 7/3, या आप बोल लो 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका रेशियो, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो पहले। अब आप देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड है वो सब फिक्स्ड हैं, बस इनका क्या है, मास बदला है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड जो दिया है कितना दे दिया है, देखिए 2.9 ग्राम दे दिया है, बढ़िया। अब देखो मास जो है किसका, आयरन का, वो कितना दिया है इस कंडीशन में, ये भी गिवन कंडीशन है 2.03 ग्राम। यूनिट लिखते चलिए। देखिए अब आयरन ऑक्साइड का मास दे दिया, आयरन का मास दे दिया। अब आप आराम से किसका मास निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, जो फैमिली वाला है मेन कौन है, FeO जो है, FeO के मास से 2.9 में से आप किसको माइनस कर दो, 2.03 को आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.87 आ गया। ये हो गया हमारा किसका मास, ऑक्सीजन का मास। हम ढूंढ रहे हैं आयरन/O, ऑक्सीजन के मास। तो इसके मास को जब हम ढूंढ रहे हैं तो अब हम कैसे लिख देंगे, Fe का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 2.03 दिया है, और ऑक्सीजन का मास अभी अभी आपने निकाल लिए, कितना निकाल लिए, 0.87 निकाल लिए। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 2.03 अपॉन 0.87 बाय मास। ये जो भी रेशियो लिख रहे हैं किस बेसिस पे लिख रहे हैं, मास के बेसिस पे। तो जब हम इन दोनों का डिवीजन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है 2.33।
तो या तो 2.33 लिखे रहने दें, या तो हम इसको कैसे कर दे, फ्रैक्शन फॉर्म में कर दे सिंपल। अगर 2.33 का अगर हम फ्रैक्शन देखते हैं सिंपल रेशियो में, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/3 या 7/3। ये क्या हो जाएगा, 2.33 का फ्रैक्शन। ये हो गया आपका आंसर। अब आप दोनों को कंपेयर करो, एक्सपेरिमेंट 1 को कंपेयर करो, एक्सपेरिमेंट 2 को कंपेयर करो। अगर आप अगर अपना आंसर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2.33 लिखकर भी छोड़ देते हैं दोनों ही एक्सपेरिमेंट में, तो वो गलत नहीं है, इट इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आप अगर ये देखेंगे और अगर उसको ये बोला कि आपको रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2.33 रेशियो 1। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट 2 में भी आपका आंसर 2.33 आया, तो 2.33 रेशियो 1, यहाँ तक करके भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं अगर आप फ्रैक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अब दोनों ही फ्रैक्शन को देख के हम ये समझ रहे हैं कि इसका मास जो है आयरन ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट 1 में 7:3 है और एक्सपेरिमेंट 2 में भी क्या है, 7:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डाटा दिया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। बिकॉज द मास इज सेम फॉर बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, लिमिटेशंस डेफिनेट प्रोपोर्शन के, ये जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये एग्जाम्पल देखिए। हम जब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो हम एक एग्जाम्पल देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखे थे, जिसमें हम ये बोल रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 12:32 आता है। चलिए ठीक बात, लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर कार्बन 14 आइसोटोप इन्वॉल्व होता है, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, तब कार्बन और ऑक्सीजन का आइसोटोप क्या हो जाएगा, 14:32 हो जाएगा। इसीलिए इस लॉ का लिमिटेशन है कि आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम, कार्बन 12, अगर ये कार्बन 12 आइसोटोप्स जो हैं, व्हेन इट कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द रेशियो इज C:O, that is 12:32, but carbon 14 isotopes combines, the ratio of C and O is going to be 14:32. That's why we say this law is not applicable for isotopes of an isotopic compound. ये इस लॉ के लिए बात हो रही है। सारा आप दुनिया के लॉ को कंसिडर करके इसका आंसर मत सोचिएगा। ये सिर्फ किसका एक ड्रॉबैक है, अपन बोल सकते हैं ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक लिमिटेशन। एक न्यूमेरिकल तो आपने सॉल्व कर ली, अब आपके लिए एक और न्यूमेरिकल है। ये एक आपका टास्क है, अब आप इसको ट्राई करो कि आपको सॉल्व करते बन रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, 1.375 ग्राम copper oxide CuO was reduced by hydrogen and 1.098 gram copper Cu was obtained. In other experiment, 1.178 of copper was dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate was converted into CuO by ignition. The weight of CuO formed was 1.476 gram. Show that the data illustrate the law of definite proportion. ये क्वेश्चन आपके लिए, ये एक टास्क है आपके लिए। आप हर एक डेसिमल के बाद हर एक स्टेटमेंट को, हर एक सेंटेंस को आप समझते जाओ और गिवन कंडीशन लिखते जाओ, क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं इन लोग, रिएक्शन बोल रहे हैं, तो आपको क्या लिख लेना है, रिएक्शन लिख लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए। ये जो है वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं। तो अब आप इसको ट्राई करो, आपको बनता है कि नहीं बनता है। आप सब अपना आंसर फाइंड आउट करिए, जो भी आंसर आप निकाल पा रहे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर को बताओ। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एंड में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।